हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक जिसका हम आपको नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, कहेंगे सर नाम नहीं बताएगा तो पढ़ाइएगा क्या। तो जिसे देखते हो बाबू कि आप लोग खुद समझिएगा। जिसे कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं अगर इस मार्कर को हम छोड़े, ठीक है, मान है ना, इस मार्कर को छोड़ते हैं तो कहाँ आता है आप लोग? जमीन पे आता है सर। मान लेते हैं तुमको गुस्सा है, तुम गुस्सा हो गए, पापा गुस्सा है तुम्हारे ऊपर और तुमको गुस्सा हो गया, तुम वो छत पर से कूद गए, तुम तो ऊपर रह जाते होगे क्या कि नीचे आते होगे? नीचे आते हो। तो नीचे क्यों आते हो? क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई है वो जो फोर्स लगा के खींच रहा होगा। तो कोई ना कोई फोर्स लगा के खींच रहा होगा, उस फोर्स को हम बोलते क्या है? तो जिसके बारे में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो फोर्स हम लोग को लगाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जिस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। अब वो तुम लोग देखते होगे तो सबसे पहले बोलोगे कि सर ग्रेविटेशन में पढ़ना क्या है सर? तो ग्रेविटेशन में वो है ना, कौन से फोर्स लगेगा, है ना, और ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं, वो पहले हेडिंग देते हैं। चैप्टर का नाम है वो ग्रेविटेशन। क्या नाम है वो? ग्रेविटेशन। 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 अब ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? तो तुम लोग देखते होगे कि मान लेते हैं कोई बॉडी हुआ है ना, कोई छोड़े तो नीचे आता है। तो हम यहाँ पे दो वर्ड बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? दो वर्ड। एक वो बोलते हैं ग्रेविटी, एक बोलेंगे क्या चीज हुआ? एक बोले हुआ ग्रेविटी, और एक बोलते हैं हुआ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा ही अगर हम नाम बोलते हैं वो ग्रेविटी, अपने आप दिमाग में वो हलचल होने लगता होगा। ग्रेविटी है क्या? ये एक तरह का नेचुरल फिनोमेनन है। हुआ ग्रेविटी है क्या? एक तरह का नेचुरल फिनोमेनन है जो करता क्या है कि अगर कोई बॉडी के पास अगर मास है ना, तो एक बॉडी हुआ दूसरे बॉडी के तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक बॉडी है और दूसरा सामने कोई एक दूसरा बॉडी है, उसके पास भी क्या है? मास है। तो अगर मास है तो वो क्या करेगा? हमको अट्रैक्ट करेगा, उसको हम भी अट्रैक्ट करेंगे, है ना। वो अगर हमको अट्रैक्ट करेगा तो हम भी उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो यहां ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी एक तरह का नेचुरल है ना, नेचुरल फिनोमेनन है। हुआ ग्रेविटी क्या है? एक तरह का नेचुरल फिनोमेनन है जो किसी भी वस्तु पे, यूनिवर्स में जितने तरह के वस्तु है वो उस पर क्या करता है? एक्ट करता है ना, जिसके कारण हुआ कोई भी वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो क्या आता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आता है। अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन किसके लिए है? ये सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ये इसी के अंतर्गत आता है, ये इसी के अंतर्गत आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो कहता है मान लेते हैं कि दो बॉडी है, अगर जिसका मास है एक m1 एक है मास m2। ठीक है, तो अगर दोनों बॉडी को अगर हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसका होता क्या है ना, उसके बारे में, और कितना फोर्स लगेगा, अब फोर्स कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से ये कहना चाहेंगे, ठीक है ना, कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के है ना बैठ जाइएगा। ठीक है ना, पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा और जितना से जितना हो सके दोस्तों को वो शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, और है ना जितना जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं वो टॉपिक का नाम देते हैं वो यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या ना, कहता क्या है कि जब न्यूटन साहब, ठीक है ना, ये कहानी आया कहां से कि न्यूटन साहब हुआ जैसे है ना कि जब किसी है ना एप्पल के है ना पेड़ के नीचे जब बैठे हुए थे, है ना, तो एक वह सेव गिरा, एक एप्पल गिरा। ठीक है ना, जब एक एप्पल गिरा है ना, तो उसने देखा क्या, उसने कंसीडर किया कि एप्पल हुआ है ना ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर हवा में क्यों नहीं अटक गया।
तो इसके बारे में ना है ना कैलकुलेशन जो है ना, सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और न्यूटन एक बुआ है ना, न्यूटन बुआ एक जैसे फार्मर के है ना, फार्मर के बुआ घर में वो पैदा लिए थे बुआ, है ना, किसान के घर में पैदा लिए थे बुआ, लेकिन वो फार्मर थे नहीं, है ना। और वो एक काफी है ना एक बड़े मैथमेटिशियन थे वो, जिसने पहले सबसे पहले कैलकुलस के बारे में बताया था। और कैलकुलस के है ना, कैलकुलस के बारे में सबसे पहले बुआ उसी ने है ना बताया था। और वो कैलकुलस का ही यूज कर करके सारा बुआ है ना जितने भी तरह के लॉ वगैरह है ना, थ्योरी वगैरह डेवलप किया, उसी पे डेवलप किया। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है वो? तो कहता है क्या, इसने क्या लिया कि मान लेते एक एम मास है बुआ, एक है मास m1 है ना, और एक है मास है बुआ m2। एक है मास है m1 और एक है मास m2। मान लेते हैं बुआ दो मास है, एक है मास m1 और एक है मास m2, और दोनों को अगर हम r दूरी से सेपरेट कर दिए, एक है मास m1 और एक है मास m2, और दोनों का भी हम r दूरी से सेपरेट कर दिए, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कहता क्या है कि दोनों के बीच में ना कोई एक फोर्स लगा रहा होगा। उस फोर्स को हम कहते हैं क्या, एक तरह का बुआ फंडामेंटल फोर्स भी बोलते हैं। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक फंडामेंटल फोर्स है। तो ये होता क्या है? तो कहता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बुआ m1 और m2 के। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के। मतलब हुआ, कहने का मतलब क्या कि मान लेते हैं m1 का वैल्यू 5 kg लिए, m2 का वैल्यू 10 kg लिए, तो जो फोर्स दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? ये किसके समानुपाती होगा? दोनों मास के प्रोडक्ट के। मतलब अगर मास का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके बीच लगने वाला फोर्स का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। क्योंकि वो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस है। अब वो कहोगे कि सर आगे क्या है? देखो दोनों के बीच में दूरी भी है, तब दूरी है तो दूरी का क्या रिलेशन है? तो देखो मान लेते हैं क्या है कि मान लेते हैं बुआ हम है अजीत कुमार, सामने बुआ मान लेते हैं कोई अभिषेक है। तो दोनों के बीच अगर मान लेते हैं दोनों नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, दोनों बुआ पटना में है, तो अगर कोई पार्टी करना है वो तो आराम से जाकर के कॉल करेंगे, पार्टी कर लोगे। पिज्जा का पार्टी KFC चलना है तो आराम से पार्टी कर लोगे। लेकिन अगर एक बुआ पटना में है एक बुआ मुंबई में है, अगर बोले कि पार्टी करने के लिए आओ, तो बुआ उसको उतना है ना आने में उसका बुआ भाड़ा ही खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो जाएगा वो। तो वहां पे बुआ धीरे धीरे क्या होगा, हम अल्टरनेट सोर्स देखेंगे, अल्टरनेट फ्रेंड देखेंगे कि कौन मेरे साथ पार्टी कर सकता है। तो कहता है यदि दूरी बढ़ाते हैं बुआ तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या होगा? कमजोर होते जाएगा। तब फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² का। मतलब दूरी बढ़ाइएगा तो फोर्स का मान भी क्या होगा? घटेगा, है ना। अब कहता है कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो देखते हो फोर्स यहां पे क्या है बुआ? दोनों में कॉमन है। तो अगर फोर्स दोनों में कॉमन है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ऊपर रह जाएगा, m1 और m2 दोनों में ऊपर आ जाएगा, r² क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जब r² नीचे आ जाएगा, और हम यहां पे क्या करते हैं? हम यहां पे ये कर रहे हैं कि अगर r² नीचे है बुआ तो देखो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी क्या होगा? उसी रेशियो में बढ़ता है। ठीक है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा दें, है ना, यहां दिख जाएगा ना आप लोग को। तो अगर यहां दिख जाएगा तो हम लिखते हैं यहां पे, है ना। तो अगर वो प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा दें तो F बराबर आता है G। ये होगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल G। तो F बराबर G m1 m2 बटा r²। F बराबर G m1 m2 बटा r²। अब कहोगे कि सर आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये G कहां से आया? तो G को हम बोलते हैं वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कहोगे कि सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है ना? तो इसका मतलब है बुआ कि यूनिवर्स में कहीं भी इसको लेके जाओगे बुआ तो इसका मान बदलेगा नहीं। मतलब इसका G का जो मान है ना बुआ, G का मान चेंज नहीं होगा। G का मान चेंज
नहीं होगा। कहीं भी यूनिवर्स में लेकर कोई भी प्लेनेट लेके चल जाओ, सैटर्न पे लेके चल जाओ, प्लूटो पे लेके चल जाओ, कहीं पे भी लेके चल जाओ तो जी का मान कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, हर जगह के लिए सेम होता है। तो वो इसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं वो वेयर, जी को बोलते हैं वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं वो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस जी का जो वैल्यू का मान जो निकाले थे ना, ये कैवेंडिश साहब निकाले थे। ये कौन निकाले थे? कैवेंडिश साहब। इसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 गुने 10 पे पावर -11 होता है। कितना होता है? 6.67 गुने 10 पे पावर -11। कहोगे क्या सर इसका यूनिट वगैरह भी होगा? हाँ, इसका यूनिट भी होगा। तो कैसे यूनिट निकालेंगे? तो आप देख लीजिए, जैसे यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर लिखते हैं F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर लिखते हैं, तो अगर जी को आप यहीं पे छोड़ दीजिए तो आर स्क्वायर इधर लेके चलिए, तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 के यहां रख दीजिए बराबर जी लिख सकते हैं। तो अगर हम जी का यूनिट लिखने जाएं तो जी का यूनिट क्या लिखिएगा? F मतलब न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, दूरी मीटर स्क्वायर, m1 m2 मास गुने मास मतलब केजी इंटू केजी, देखो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ किसका बाबू? है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज कहां कर रहे हैं सर? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का वो यूज तो हम हर जगह कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो वो हमेशा वो कहां आता है? नीचे ही आता है। ठीक है। तो वो आगे हम बढ़े इसके लिए, चलिए चलिए यहां पे उतार लीजिए। ठीक है ना। आपको यहां पे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोल दिए, तो फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करेंगे? तो यहां पे लिख देना, वो एक लाइन लिख देते हैं, है ना, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। जब हमेशा ध्यान दीजिए, न्यूटन जब लिखिएगा तो स्मॉल n से लिखिएगा, क्योंकि यूनिट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो नाम लिख रहे हैं वो, देखिए न्यूटन साहब का नाम है तो पहला लेटर यहां लिखिएगा स्मॉल n, लेकिन जब सिंबल में लिखिएगा तो कैपिटल N लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कैपिटल N। तो अगर फोर्स इज मेजर्ड इन किसमें हुआ है? न्यूटन। अगर यहां पे आपका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखिएगा? तब फोर्स का क्या होगा? तब फोर्स का वो आपको पता है, F बराबर होता है m में, क्योंकि फोर्स इसको भी कैलकुलेशन करोगे तो वही आएगा। तो अगर हम फोर्स का वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जाए तो F बराबर क्या लिखोगे? m कैपिटल M, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा? m l t पावर -2। तो यहां क्या होगा? m डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m l t पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका हुआ? फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका हुआ? फोर्स। ठीक है। तो कहोगे कि सर क्या जी का भी आप निकालने के लिए बताएंगे? तो हाँ बाबू, जी का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए लिख देते हैं। ठीक है ना। हटा दें इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पेन पेपर लेकर के बैठिए और एकदम, है ना, केयरफुल रहिए एकदम हर टॉपिक के प्रति। चलिए अब बाबू देखिए, अब क्या है ना, जी का अगर हम लिखने जाएं क्या चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर देखते हैं डायमेंशनल, एक पॉइंट अगर लिख दिया, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखिएगा? तो अभी हम आपको बताए थे वो कि अगर हम जी बराबर लिख रहे हैं एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2, तो इसको कैसे निकालिएगा? तो देख लीजिए, एफ का फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखिएगा? m l t पावर -2।
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी पावर माइनस 2। आर क्या है, तो आर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या लिखिएगा, एल स्क्वायर बटा m1 m2 मास है, तो मास तो क्या होगा, कैपिटल एम गुने कैपिटल एम, तो कैपिटल एम गुने कैपिटल एम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें एम स्क्वायर, तो एक एम से एक एम कटेगा, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल है, तो एल क्यों लिखेंगे, ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो इसको देखो बुआ, एल स्क्वायर यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एल पे पावर 3, टी पे पावर -2, और यहाँ m नीचे से एक m नीचे बच गया तो ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेगा, -1। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g अगर लिखते हैं तो एल क्यू टी पर पावर -2 m पर पावर -1, ये होगा या नहीं होगा, आप लोग बताइए। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका हुआ, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब बाबू देखिए आगे हम, है ना, अब बाबू कहोगे कि सर अगर यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा रहे हैं सर, है ना, तो सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए सर क्या इसका न्यूमेरिकल कैसा रहता है सर। तो न्यूमेरिकल तो हुआ तुमको हम बताएंगे, ठीक है, तो लेकिन बाबू न्यूमेरिकल बताने से पहले आपको ये बताएंगे कि, है ना, कि जितना अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना, तो जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और वहां पे बुआ बेल आइकन बटन होगा उसको दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे उससे बुआ आप लोग का क्या होगा, है ना, आप लोग को हमेशा न्यूज मिलते रहेगा। ठीक है, तो आगे बुआ इसको हटा दें, आगे जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कैसे रहेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें रहेगा, देखिए हम शॉर्ट में एकदम लिखते हैं, ठीक है ना, कि मान लेते हैं छोटू यहाँ पे एक है मास m1, दोनों के बीच, है ना, क्योंकि दोनों के बॉडी के बीच में अगर ये है बुआ m2, है ना, इसका मास अगर तुमको दे दे बुआ 5 kg, इसका मास दे दे बुआ 10 kg, और r बराबर दे दे बुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर तुमको बोल दे यही चीज को अरेंज कैसे करेगा क्वेश्चन में, कहेगा टू बॉडीज, है ना, टू बॉडीज m1 बराबर 5 kg, m2 बराबर 10 kg are separated by r equal to 10 सेंटीमीटर, separated by r equal to 10 सेंटीमीटर, है ना, then find the value of gravitational force which is acting between them, दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बताइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए वो करोगे क्या, तो तुमको पता है, देखो पहले गिवन डाटा में हम देख लेते हैं, ठीक है ना, तो गिवन डाटा में हुआ क्या है m1, क्योंकि यहां पे अगर मास है m1 तो m1 का वैल्यू क्या है 5 kg, m2 का वैल्यू क्या है 10 kg, है ना। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा लिखने से ना आपको एकदम डिटेल पता चलेगा कि सर इसमें करना क्या है। अब देखो दोनों के बीच, दोनों मास के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा देंगे, तो 100 से भागा दोगे, है ना, क्योंकि तुमको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां 100 से भागा दे दिए तो एक शून्य से एक शून्य कटा, तो 1/10 मतलब हुआ 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं, हम लिखते हैं वी नो दैट F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो अब वह तुमको ये तुम्हारा काम है, कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। G का वैल्यू जानते हो, बता चुके हैं, m1 का वैल्यू दिया हुआ है, m2 का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है। तो वो अगर हम F बराबर लिखें तो G का वैल्यू कितना होता है जी 6.67 गुने 10 पे पावर -11, अब गुने m1 का वैल्यू कितना होगा 5, m2 का वैल्यू कितना होगा 10, अब बटा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। क्या इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर, तो क्यों, क्योंकि वो देखो अगर आपको इसको कैलकुलेशन करने बोले तो ये बराबर क्या लिखोगे 6.67 को यहाँ 5 से गुना करो, तो पहले ले आओ यहाँ हुआ 6.67 गुने 5, ठीक है, यहाँ 10 पे पावर -11 है, यहाँ 10 पे पावर कुछ नहीं है तो एक तो है, तो यहाँ +1 और यहाँ -11, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं गुने 10 पे पावर -10 बटा 0.1 का स्क्वायर है तो दो बार इसको लिख सकते हैं 1
इन 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1, तो अगर दशमलव यहां हटाओगे तो यहां ऊपर कितना जाएगा, 100 लिख सकते हैं। यहां से 10, यहां से 10, तो यहां 100। अब वो यहां अगर 100 है तो 100 को क्या कर सकते हैं, 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे बुआ, तो f बराबर क्या आएगा, 6.67 गुने 5 और गुने 10 पे पावर माइनस 10 है, यहाँ प्लस 2 है, तो क्या होगा 10 पे पावर माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर। अब वो इसको गुना करने के लिए क्या करोगे, 7 5 35, 5 6 5 30 है ना, 30 और 5 35, फिर वो है ना 6 5 30 है ना, फिर 3 33 है ना, उतना गुना करके वो लिख लोगे, ठीक है। अब वो इसमें क्या है, देखो कंटिन्यू हुआ, पढ़ाते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार सर नहीं तो कंटिन्यू तो पढ़ाई करते हैं, तारे बुआ तो क्या करें, यहाँ लग रहा है ग्रेविटेशन है ना, मिड है ना, टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है, तो टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए आप लोग सिलेबस भी तो पढ़िएगा है ना। तो यहाँ वो जल्दी से जल्दी अगर हम टॉपिक अगर न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं करवाएंगे तो कैसे आपका नंबर आएगा। तो उधर है ना पेरेंट्स कहेंगे बेटा का सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है, तो जरूरी है ना, इसलिए वो आप लोग एकदम पेन पेपर लेकर के बैठिए और दूसरा न्यूमेरिकल हम अब देने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, हटा दें। चलिए कब से है जी, टर्म 2 का एग्जाम है ना, दम उसमें दम फोड़ देना है दम नंबर ला करके, ठीक है ना। चलिए अब वो देखो दूसरा न्यूमेरिकल हम आप लोग को दे देते हैं, ई बना करके दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे मान लेते हैं क्या है, अगर हम दे देते हैं m1 का वैल्यू 50 kg, इसके सेंटर से वो दूरी दे दिया है, ये है बुआ m2 है ना, ये दे दिया है m2 का वैल्यू है बुआ 100 kg, ठीक है। अब वह 100 kg है, अब दो यहां r बराबर दे दिए हैं बुआ है ना 15 सेंटीमीटर, r बराबर क्या दे दिए हैं तो 15 सेंटीमीटर, यहां लिख दिया बुआ as shown in figure, as shown in figure find the value of gravitational force, find the value of gravitational force, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। ये हम इसलिए दे दिए ताकि वो आप लोग है ना इसको बता करके है ना बना करके वो है ना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। और इस हाँ और खास करके वो इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को डीपीपी भी देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, हटा दें। चलिए समझ में आ रहा है ना जी, है ना, टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं ना चल रहा है ना, और आगे खींचे। चलिए तो देखो बाबू है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम पढ़ लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, लेकिन आप लोग ये देखते होंगे कि है ना अर्थ एक अगर वह प्लेनेट है, तो अर्थ प्लेनेट है तो वह सन के चारों तरफ घूमता है, तो घूमता है वह, तो उसके बारे में कोई तो बताया होगा कि सर उसका पाथ कैसा है ना, टाइम कितना लगता होगा, कोई ग्रह घूमता होगा तो है ना। और अगर मान लेते हैं सर कि अगर है ना अगर दो ग्रह है ना, दो ग्रह है ना, तो उसका टाइम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज्यादा है, तो ये सब है ना निकलेगा कैसे। तो इसको बताने के लिए बुआ एक है ना, एक बुआ है ना क्या है फिजिशियन थे जिसका नाम है बुआ केपलर। क्या नाम है बुआ, केपलर। तो केपलर ने ग्रह से रिलेटेड बुआ कुछ नियम बताया था, केपलर ने ग्रह से रिलेटेड है ना प्लेनेट से रिलेटेड कुछ रूल्स बताया था। तो वह पहले देने जा रहे हैं जिसको 3 नाम दिया हुआ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, 3 लॉ दिया था। कितने लॉ दिया था, 3 लॉ दिया था। तो पहला है वो केपलर फर्स्ट लॉ है ना, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। तो केपलर फर्स्ट लॉ है वो, केपलर फर्स्ट लॉ कहता क्या, तो केपलर फर्स्ट लॉ कहता है, केपलर फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई प्लैनेट है तो सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल है कि सर्कुलर है कि है ना कि कैसा है। तो कहता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, है ना, या कह सकते हैं इसी को हुआ कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, इन एन इलिप्टिकल
पाथ। तो केपलर फर्स्ट लॉ कहता है हुआ, या इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं हुआ क्या चीज, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है, लॉ ऑफ है ना, थोड़ा सा पानी दे देना भाई, प्यास लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप लोगों को भी अगर पीना रहेगा तो बताइएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है जी। चलिए शुरू करें। तब वो देखिए हेडिंग ये है केपलर फर्स्ट लॉ, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता क्या है कि जिसे देखते हैं, ये कहता क्या है कि जितने तरह के प्लेनेट न है वो सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन घूमता कैसे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। किसमें घूमता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट। तो पहले इसको हम लिख देते हैं, वो ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in a fixed orbit। क्या बोले हुआ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व, रिवॉल्व है ना, रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। कहता जितने भी प्लैनेट है ना, वो प्लैनेट है वो एक क्या करता है, एक निश्चित है ना ऑर्बिट में घूमता है। क्या अगर मान लेते निश्चित ऑर्बिट में नहीं घूमेगा हुआ, तो हो सकता है वह सन जाके है ना सैटर्न से टकरा दे, है ना, सन जाके हो सकता है वह प्लूटो से टकरा जाए, वो किसी से जाकर के क्या हो जाएगा, टक्कर खा जाएगा। तो क्या कहता है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। अब कैसे है वह, यहां ध्यान देना। अब इसका पाथ कैसा रहता है वो भी ध्यान दो। जिसे मान लेते हैं वह ये है इलिप्टिकल पाथ, क्योंकि ये जो घूमता है वो कैसा रहता है, अंडाकार रहता है, वह इलिप्टिकल, इलिप्स के जैसा। तो अगर इलिप्स के जैसा है हुआ, तो देखो मान लेते हैं ये है हुआ, ये है लॉन्गेस्ट पाथ, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रेडियस है ना, जिसको हम इक्वेटोरियल रेडियस भी बोलते हैं या इक्वेटर रेडियस भी बोलते हैं। और ये है हुआ पोलर रेडियस, इसको क्या बोल रहे हैं हुआ, पोलर रेडियस। तो अगर इस पॉइंट से है ना, इस पॉइंट से यहां तक ए से चले और इस पॉइंट से यहां तक चले, तो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। अब वो देखो, अगर नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। तो अगर ए से सी के बीच, ए से सी के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। ए से सी के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। तो कहोगे कि सर आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, तो ए है ना, यहां बी से डी के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे है ना, इसको हम बोल देते हैं वो स्मॉल पी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, स्मॉल। इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको क्या बोल देते हैं, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो कहोगे कि सर बस हो गया, नहीं, इसमें अभी बहुत सारा कहानी हुआ, ठीक है। अब कहानी इसमें क्या है, जो इलिप्स होता है ना, इलिप्स का दो फोकस होता है, दो फोकस होता है। तो इलिप्स का मोर देन वन फोकस होने के कारण इसको हम बोलते हैं फोसी। एक पॉइंट यहां है हुआ, एक पॉइंट यहां है। तो अगर इस है ना, और सन जो है दोनों में से किसी एक फोसी पे रहता है, फोकस का प्लुरल जो होता है वो उसको हम बोलते हैं फोसी। क्या बोलते हैं वो, FOCI है ना, फोसी बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस का प्लुरल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फोसी। और सन जो है इसी किसी दो में से एक सेंटर पे लाई करता है ना, यही कहीं पे हुआ सन जो है क्या करेगा, लाई करेगा। तो इसको मान लेते हैं वो यहां पे सन है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या है,
सन, तो यहां पे हुआ मान लिए सन है, यहां क्या है सन, यहां से हुआ सन मान ली, और यही सन है हुआ, और इस इलिप्टिकल पाथ पे है ना कोई एक प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो हम क्या बोले हुआ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट, या इसी को बोल देते हैं सन, मतलब ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं। तो देखो वो सबसे पहले क्या, ये एक इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ का ए से अगर सी के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोल देते हैं मेजर एक्सिस, है ना, बी से डी के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं क्या चीज हुआ, है ना, माइनर एक्सिस, है ना, ये क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है जी, है ना, आगे बढ़े, तो ये क्या है केपलर फर्स्ट लॉ, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, चलिए इसको हटा दें, हटा दें, चलिए छापने में देरी नहीं कीजिएगा जी, है ना, छापने में देरी कीजिएगा तो फिर सब चीज में देरी हो जाएगा, है ना, जो बच्चा हुआ है ना दिमाग एकदम शार्प रहता है वो हर चीज में तेज रहता है, बदमाश भी उतनी रहता है और पढ़े में भी उतनी रहता है और टीचर के नजर में भी उतनी रहता है, तो आप लोग किस नजर में है जो आप देख लीजिएगा। दूसरा है बुआ, क्या है दूसरा नंबर, तो कहें सर केपलर ला बताइएगा, तो क्या करोगे, है ना, कुछ तो ला बता रहे हैं, तो अब वह है क्या है ना केपलर सेकेंड, केपलर सेकेंड ला, सेकेंड ला, केपलर सेकेंड ला, या इसी को हम बोलते हैं केपलर सेकेंड लॉ को ही बोलते हैं वो एरिया या लॉ ऑफ एरिया, या इसी को हम बोलते हैं वो लॉ ऑफ एरिया। अब कहोगे कि सर लॉ ऑफ एरिया क्यों बोल रहा है, लॉ ऑफ एरिया क्यों बोल रहे हैं, तो लॉ ऑफ एरिया बोलने के पीछे एक रीजन है, कहता है ना कि जब है ना प्लैनेट सर, जब प्लैनेट जब सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है, इक्वल एरिया क्या करता है स्वेप्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं केपलर सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ एरिया। तो कहता है ना, कहता है ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व around the sun in a fixed orbit, fixed orbit, then in equal interval of time, equal interval of time, equal area will be swept, SWEPT swept, मतलब कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब जैसे मान लेते हैं प्लेनेट घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो 5 सेकेंड में हुआ है ना, जितना अपोजिट साइड कवर किया एरिया उतना ही ए साइड भी करेगा, कैसे उसको देखिए आप, ठीक है, इसको वो आगे चल कर करके प्रूफ भी करना है। तो देखो मान लेते हैं ये है इलिप्टिकल पाथ, यह है क्या छोटू इलिप्टिकल पाथ, तो अगर ये है इलिप्टिकल पाथ और यहां पे बुआ ये इसको हम मान लिए, ये इसको मान लिए बुआ मेजर एक्सिस है, और यहां पे सन जो है लाई कर रहा है, सन जो है क्या है लाई कर रहा है, तो अगर सन लाई कर रहा है तो मान लेते हैं ये T1 टाइम में है ना, T1 इक्वल टू T1 टाइम में, T1 इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकेंड ले लेते हैं छोटू, तो अगर 2 सेकेंड में अगर ये चल कर करके यहां आया, इस पॉइंट से चल कर करके यहां आया, तो इसको अगर इसको इससे मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, तो कुछ एरिया ये कवर कर रहा है, इस एरिया को हम अगर बोल रहे हैं
A1, इस एरिया को बोल रहे हैं क्या चीज, A1। अब प्लेनेट, अगर इस प्लेनेट को नाम दे दिए हुआ P1, प्लेनेट यहां था हुआ, 2 सेकंड टाइम लिया तो घूम कर करके यहां आया। प्लेनेट पहले क्या P1 कहां था, यहां तक घूम कर करके 2 सेकंड में यहां आया। तो ये एरिया कवर किया, क्योंकि यहां से यहां हुआ जाओगे, यहां से ऐसे, तो रेडियस ये दोनों हुआ, यहां कुछ एरिया कवर कर रहा है। अब घूमते घूमते छोटू यहां पे चल आया, P1 जो है घूमते घूमते, तो अब इसके सेंटर से इसको तुम मिला दो, इसके सेंटर से तुम क्या करो, इसको मिला दो। तो इसके सेंटर से ही मिला दिए। अभी घूमते घूमते यहीं रुक जाएगा, नहीं, यहां बुआ ये है T2, तो T2 में बुआ यहां भी ले लिए 2 सेकेंड। तो अब यहां से घूमते 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 यहां पहुंच गया। तो अगर यहां पहुंच गया तो इस एरिया को यहां पे बुआ इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये एरिया आया, ये एरिया आया। इस एरिया को अगर हम बोल दिए A2, इस एरिया को क्या बोल दिए A2, तो देखो टाइम क्या है, हम क्या लिखें, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। तो ऑब्वियसली एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन सा प्लैनेट, P1। तो कह रहा देन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम अगर T1 इक्वल टू 2 सेकंड लिए हैं, यहां भी T2 इक्वल टू कितना लिए हैं, 2 सेकंड। तो कह रहा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट, इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट। तो इसी में कहानी क्या है हुआ कि अगर A1 बटा T1 करते हैं और A2 बटा T2 करते हैं, तो दोनों का बुआ बराबर आता है। अब तुमको पता है A1 बटा T1 और A2 बटा T2 का नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो देखो बुआ यहां पे अगर हम लिख दें A1 बटा T1, तो बराबर होता है बुआ A2 बटा T2, और बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर यहां पे दूसरा एरिया ले लेंगे तो भी इसके बराबर होगा, तीसरा एरिया ले लेंगे तो भी इसके बराबर होगा। तो A1 बटा T1 बराबर A2 बटा T2, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी को एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? फिर से हम बोल रहे हैं, हम क्या किए, एक P1 प्लैनेट है, T1 टाइम 2 सेकंड में बुआ यहां से चल कर करके यहां आया, तो सन के सेंटर से इसको स्वेप्ट किया एरिया बुआ ये बना, कवर किया ये, इस एरिया को नाम दिए A1। चलते 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 यहां आया, तो यहां पे आया बुआ, तो इसका टाइम लिए T2। तो यहां बुआ T2, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दिए, ए एरिया आया A2। तो कहता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट। ठीक है, तीसरा लॉ है बुआ जो है ना, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग बुआ चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है ना, और जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा छोटू। ठीक है ना, आज के लिए टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, काफी गर्मी काफी ज्यादा है बुआ। ठीक है, थैंक यू छोटू।